जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी कंप्लीट सिलेबस की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की क्या भूमिका है इस बारे में। आज की यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इन टॉपिक से ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड www और एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के बारे में। अगर आपने प्रीवियस क्लास को मिस कर दिया है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरा आप सभी को एक सजेशन है, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में ही टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेबस को कंप्लीट करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप एमसीक्यू बेस पर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास मैंने आपके लिए बनाई है, उसे एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है आज का www। ट्रिपल सी एग्जाम में www से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कब आविष्कार हुआ? तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहले www का प्रस्ताव रखा था। पहला वेब पेज जो है वो 1990 टू 1991 इस दौरान में पहला वेब पेज जारी किया गया था। www को हम शॉर्टकट में W3 भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लेता है कि W3 का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब ही होगा। शुरुआत में इसे हम NSFNET भी कहते थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि www को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो NSFNET के नाम से जाना जाता था। www इंटरनेट का सबसेट है, ठीक है, याद रखिएगा। सभी पॉइंट्स को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। आगे यहां पर देखिए तो www होता क्या है, तो यह एक ऐसा सिस्टम या नेटवर्क है जिसमें सभी वेब पेज आपस में जुड़े होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट पर जो भी सूचना, जो भी डाटा उपलब्ध है, जो उसे एक्सेस करता है उसे हम बोलते हैं क्लाइंट, और जिस माध्यम से इंटरनेट पर डाटा या सूचना स्टोर करके रखी जाती है उसे हम बोलते हैं सर्वर। इस प्रकार से हमारा जो इंटरनेट होता है वह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित होता है। वेब पेज को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेब पेज को बनाने के लिए सबसे बेसिक लैंग्वेज कौन सी है या किस लैंग्वेज का उपयोग सर्वप्रथम किया जाता है, तो HTML लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। जो पॉइंट्स हैं आप इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आएंगे। तो HTML लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है अगर आप वेब पेज को बनाना चाहते हैं। वेब पेज को देखते कैसे हैं, तो देखने के लिए हमें एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर के रूप में आप गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मीन्स कोई भी वेब ब्राउजर है उसकी मदद से आप बनाए गए वेब पेज को देख सकते हैं। आपके वेब पेज में ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई कंटेंट हो सकता है, मीन्स कोई टेक्स्ट या पैराग्राफ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है कि एक वेब पेज में किसका कलेक्शन होता है, ऑडियो, वीडियो, कंटेंट या ऑल ऑफ द अबव, तो इन सभी का होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि www एक ऐसा हब है, एक ऐसा स्टोरेज है जो डाटा या सूचना को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं तो www वेब पेजेस, URL, वेबसाइट्स, HTTP, हाइपरलिंक, इन सभी का एक मिश्रण होता है, मीन्स इन सभी का एक संग्रह होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में HTTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के फीचर्स क्या हैं जान लीजिए। पहला फीचर है हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा है क्रॉस प्लेटफॉर्म, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड, चौथा
ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स, पांचवां वेब ब्राउजर्स और छठवां डायनेमिक इंटरेक्टिव एवलिंग एंड सातवां है ग्राफिकल इंटरफेस। सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो वेब पेज में मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी सामग्रियां होती हैं, जैसे कि ऑडियो है, वीडियो है, कोई टेक्स्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और इनको जोड़ने के लिए ही हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि किसी वेब पेज में ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, साउंड, वीडियो, इन सभी को आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, वर्तमान समय में आप इंटरनेट का उपयोग कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप नेट चला पाएंगे। मीन्स आप किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी मोबाइल फोन या किसी भी लैपटॉप पर आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और यही कहलाती है आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। हाइपरलिंक से तात्पर्य होता है एक दूसरे को लिंक करना, है ना। लिंक मतलब होता है जुड़ाव, एक दूसरे से जोड़ना ही। वैसे ही www के अंतर्गत जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है उन सभी को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का उपयोग करते हैं। मींस एक वेबसाइट के माध्यम से दूसरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं लिंक के माध्यम से, और यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो ग्राफिकल इंटरफेस। दोस्तों, वर्तमान समय में आप सभी अगर अपने आसपास देखें तो हम अखबार को पढ़ने से अच्छा वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। मींस उसे हम लाइव टीवी पर देखना पसंद करते हैं। हमें पढ़ने से ज्यादा चित्र के माध्यम से देखने में आसानी से समझ में आता है। तो ये क्या है? आपका ग्राफिक्स ही होता है। ठीक है, तो वर्तमान दुनिया ग्राफिक्स पर आधारित है, अर्थात लोग टेक्स्ट से ज्यादा चित्रों में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो किसी भी काम को आसानी से अगर हमें कंप्लीट करना है तो उसके लिए डायनेमिक वेबसाइट में मेन्यू, कमांड, बटन आदि का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो www आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी डाटा सूचना एक्सेस किया जाता है जिसके द्वारा करते हैं वह कहलाता है क्लाइंट, और जिसके माध्यम से स्टोर रहता है वह कहलाता है सर्वर। ठीक है, अब किन किन का उपयोग करता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको आप जान लीजिए। www का उपयोग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है HTML। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप HTML को सीख सकते हो। तो वेब पेज को लिखने के लिए सबसे पहले HTML लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। दूसरी जरूरत होती है HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग मुख्यतः www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब में ही किया गया था। यह क्या करता है? तो प्रोटोकॉल सर्वर से डॉक्यूमेंट लेकर वेब ब्राउजर में प्रदर्शित करने का काम करता है। और नेक्स्ट है आपका URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मीन्स कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ का है, कहाँ से लिया गया है, इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वह URL के माध्यम से ही मिलती है। अब बात कर लेते हैं वेबसाइट के बारे में। तो वेब पेजेस के कलेक्शन को ही वेबसाइट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि वेब पेज के कलेक्शन को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, वेब का अर्थ क्या होता है? जाल होता है। साइट का अर्थ स्थल। इस प्रकार वेबसाइट का शाब्दिक अर्थ होता है जाल, स्थल। इंटरनेट के माध्यम से हम जो भी काम करते हैं, जो भी जानकारी के बारे में सर्च करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, तो वह किसी न किसी वेबसाइट के द्वारा ही प्राप्त होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वेबसाइट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होती है। जो वेबसाइट का निर्माण करते हैं उन्हें हम वेब डेवलपर कहते हैं। अर्थात सभी वेबसाइट का कोई ना कोई मालिक होता है। बिना मालिक के कोई भी वेबसाइट नहीं बनेगी। अब जो बनाएगा या जिसकी वेबसाइट होगी, जो पैसा खर्च करेगा, वही उसका मालिक कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा URL। URL से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। URL होता क्या है? मैंने आपको बताया भी कि कौन कहां से है,
कैसे है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें URL से ही होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है किसी भी फाइल का एड्रेस होता है जो सर्वर पर उपलब्ध किसी भी इंटरनेट लोकेशन को वेब URL, वेब एड्रेस या वेबसाइट कहते हैं। प्रत्येक वेबसाइट या वेब पेज में एक अद्वितीय पता होता है जिसे URL कहा जाता है और इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पैथ। अब इसका हम देखते हैं URL के प्रकार के बारे में। URL के प्रकार में 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट URL। एब्सोल्यूट URL वह URL होता है जिसमें पूरी जानकारी दी गई होती है। मीन्स जो भी आप कंटेंट सर्च करना चाहते हैं उसके लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हैं सारी जानकारी एक साथ जब लिखी होती है तो उसे हम एब्सोल्यूट URL के नाम से जानते हैं। मीन्स इंटरनेट पर फाइलों को खोजने के लिए आवश्यक सभी जानकारी से पूर्ण जो भी आपकी URL है, जो भी आपका एड्रेस है, वही कहलाता है URL। इसमें प्रोटोकॉल, इंडिकेटर, होस्ट नेम, फोल्डर नेम और फाइल का नेम ये सब कुछ दिया होता है, जबकि रिलेटिव URLs में ये सारी जानकारी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है इस URL में साधारणतः केवल फोल्डर का नाम और फाइल का नाम या यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम होता है। मीन्स इसमें प्रोटोकॉल, इंडिकेटर और होस्ट नेम ये सब नहीं दिया गया होता है। जब हम उसी फाइल या उसी सर्वर पर स्थित फाइल की ओर इशारा कर रहे हों तो मूल फाइल के रूप में ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा IP एड्रेस है। IP एड्रेस क्या होता है? तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इससे SSC एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। एक प्रश्न यह पूछाता है कि क्या IP एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप IP एड्रेस को बदल सकते हो। इंटरनेट से जितने भी सिस्टम्स आपके जुड़े होंगे सबका एक अपना यूनिक IP एड्रेस होता है। मीन्स 2 सिस्टम चाहे वो एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो या अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट हो, उनका IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। तो IP एड्रेस होता क्या है? एक प्रकार का नंबर होता है जिसके माध्यम से किसी भी कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस की पहचान की जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। दूसरा पॉइंट हमारा इंटरनेट के माध्यम से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का अपना यूनिक IP एड्रेस होता है। बिना IP एड्रेस के हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ नेटवर्क कनेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्रत्येक डिवाइस का IP एड्रेस होना कंपलसरी है। बिना IP एड्रेस के वह नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं होंगे। IP एड्रेस करता क्या है? तो जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो सर्च करते समय मीन्स जो ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो IP एड्रेस के द्वारा ही राउटर को यह ज्ञात हो जाता है कि उसे यह डाटा कहां पर पहुंचाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है IP एड्रेस को बदला जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम IP एड्रेस को बदल सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम चेंज कर सकते हैं। IP एड्रेस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं अगर हम उसके वर्जन की बात करें। पहला है IPv4। IPv4 और IPv6 एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछाते हैं, जैसे कि IPv4 का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 होता है। यह कितने बिट का होता है? तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है और इसे 1983 में विकसित किया गया था। तो एग्जाम में पूछा सकता है कि IPv4 कब डेवलप किया गया? तो 1983 में डेवलप किया गया था। यह IP एड्रेस 4 भागों में पॉइंट के द्वारा मीन्स दशमलव चिन्ह के द्वारा विभाजित हो जाते हैं, जिसमें प्रत्येक भाग 8 बिट का होता है। देखिए, जब हर भाग 8 बिट का होगा और 4 भाग होते हैं तो 8 चौक कितना हो गया? 32 बिट हो गया। ठीक है, IPv4 की प्रत्येक रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है। कभी कभी SSC एग्जाम में ये एग्जाम्पल दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि यह कैसा एड्रेस है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लूप वैक एड्रेस। ओ लेवल में पूछता है कि 127.0.0.0 कैसा एड्रेस है? तो लूप वैक एड्रेस होगा। देखिए यहाँ पर 4 पार्ट हैं और सभी पार्ट आपके पॉइंट सिंबल से डिवाइड है। अब नेक्स्ट वर्जन है IPv6। वर्तमान समय में IPv6 का ही उपयोग किया जाता है। यह 128 बिट का होता है और यह 8 भागों में दशमलव चिन्ह के द्वारा विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर ये दशमलव नहीं होगा,
कॉलन साइन, इस साइन के द्वारा विभाजित होते हैं। दशमलव द्वारा कौन होता है? IPv4 होता है। वहां पर 4 भाग, यहां पर 8 भाग। IPv6 पे ट्रिलियंस की तादाद में एड्रेसेस होते हैं, ट्रिलियंस, है ना, इसकी तादाद में एड्रेस होते हैं, इसीलिए उन्हें हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। इस प्रकार से टोटल 8 भाग होते हैं IPv6 में, याद रखिएगा। इनकी क्लास के बारे में देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्राइटेरिया दे देता है कि ये किस क्लास के अंतर्गत आएगा। तो 0 से 127 ये क्लास होती है क्लास 1। अगर यहां पे दे देता है 125 पॉइंट, फिर आगे कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो ए क्लास के अंतर्गत आएगा। तो 0 से 127 ए क्लास में, 128 to 191 बी क्लास में, 192 to 223 तक सी क्लास में, 224 से 239 डी क्लास में, ऐसे ही 240 से 254 तक ई क्लास के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका लूप बैक एड्रेस के रूप में रिजर्व होता है। अब यहां पर बात करते हैं रोल ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रदान करते हैं वही कहलाते हैं ISP। तो ISP वह कंपनी है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। यह 3 भागों में होते हैं, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। दोस्तों, आप सभी जो नेट उपयोग करते हैं, जैसे कि वोडाफोन, जियो, एयरटेल, BSNL, इन सभी का जो आप नेट उपयोग करते हैं, यह आपका आता है किसके अंतर्गत? टायर 3 के अंतर्गत आता है। पहला होता है टायर 1। टायर 1 में क्या होता है? जो 2 देशों के बीच में काम करते हैं या पर्टिकुलर 2 देशों को जोड़ने का काम करते हैं, वो टायर 1 होते हैं। टायर 2 आपका टायर 1 और टायर 3 के बीच में होता है। मीन्स इसका उपयोग जो होता है पर्टिकुलर एक देश, एक राष्ट्र को नेटवर्किंग की सुविधा पहुंचाना। और टायर 3 में जो पर्सनल मीन्स लास्ट स्टेप तक जो इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, है ना, ये सभी टायर 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व में हजारों ऐसी कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं। डिवाइसों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ISP एक गेटवे की तरह काम करता है। ठीक है, ISP का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सुविधा पब्लिश करवाए। जैसे कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा प्रदान की थी BSNL ने, BSNL नहीं, VSNL मीन्स विदेश संचार निगम लिमिटेड ने पूरे भारत में सबसे पहले नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई थी। मीन्स वह क्या है? टायर 2 का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। वह टायर 2 के अंतर्गत आएगा क्योंकि वह पर्टिकुलर पूरे देश को नेटवर्क की सुविधा प्रदान कर रहा है, पूरे देश को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ISP के माध्यम से ही आप वर्तमान समय में इंटरनेट पर सारे काम कर पाते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सर्विस ही नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक हम प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है। जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम से पहले CCC की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।